नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। भारतीय सियासत के बारे में एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 15 सालों में तमाम इलेक्शंस अगर आप देखिए राज्यों के, देश के, लोकसभा के, उनमें शख्सियत और पर्सनालिटी, और ये बड़ी कड़वी सच्चाई है भारतीय सियासत की, उनकी अपनी एक जगह और उनका अपना एक महत्व बहुत साफ नजर आता है। इसमें मेरे हिसाब से कोई डिबेट नहीं है। हालांकि औपचारिक तौर पर बहुत कहा जाता है कि पार्टियां बड़ी हैं और ऐसा है वैसा है, लेकिन हाल के अगर आप लोकसभा चुनाव को भी देखें तो उसमें नरेंद्र मोदी जो है उनका व्यक्तित्व तो पूरी बीजेपी के ऊपर उभर कर सामने आया। अब हरियाणा में चुनाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में कांग्रेस के सबसे पुराने और बड़े नेताओं में से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हैं, एक पर्सनालिटी है वो हरियाणा की पॉलिटिक्स के। उनके सामने जिनको भी चुनाव लड़ना है, चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी पार्टी हो, उनके तरफ से कोई चेहरा हो, या भारतीय जनता पार्टी हो, उनके तरफ से कोई चेहरा हो, ये चुनावी सियासत जो है ये चौटाला, बीजेपी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन तीनों के बीच बनती हुई नजर आएगी। हमारे साथ सब कुछ पर बात करने के लिए सियासत के हिसाब से हुड्डा साहब मौजूद हैं। और कुछ भी कहने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये टेलीविजन का युग है तो मैं यहाँ पर आया, मेक शिफ्ट स्टूडियो जैसा है। देखिए आप, ये हुड्डा साहब की तस्वीर पीछे लगी हुई है और हुड्डा साहब जहाँ बैठे हैं उसके पीछे सोनिया गांधी जी की तस्वीर है। बाकी जो लोग, राहुल गांधी, शकील अहमद इंचार्ज हैं वो हरियाणा के। तो छोटा सा टीवी के युग का हुड्डा साहब, ये आइडिया किसका था कि मेक शिफ्ट स्टूडियो और हम लोग ऐसी स्थिति में फंस जाए कि पीछे आप, सामने सोनिया गांधी, इंडिपेंडेंटली न दिखे एंकर? देखिए जी, तो हमारे साथियों का है, हमारे पार्टी ने किया है। प्रोफेसर रतिराम जी देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोचिए। अब आप मेरे ठीक पीछे हैं, बताइए मैं कैसे कोई सोचेगा। साहब देखिए, विज्ञान प्रकाश हुड्डा जी का इंटरव्यू ले रहे तो फोटो पीछे थी हुड्डा साहब की, आपके पीछे सोनिया गांधी की, वो ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोनिया गांधी जी हमारी नेता हैं, अध्यक्ष हैं, और इनके नेतृत्व में ही हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा आपकी फोटो मेरे पीछे तो आप लोग सोचे आप मेरे नेता है। नहीं, आप तो पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं। नहीं, खैर मैं मजाक कर रहा था। हुड्डा साहब, एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। 2000, और आप मतलब इनके बारे में बता दूं कि हरियाणा की सियासत के अलावा ये बहुत वर्षों से देश और कांग्रेस की सियासत को देखते आए। क्या वाकई करप्शन हरियाणा में एक इश्यू होगा इन चुनाव में? क्योंकि सारी पार्टियां मिलकर ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि आप और आपकी सरकार बहुत भ्रष्ट थी। देखिए, हमारी सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हाँ। आरोप कौन लोग लगा रहे हैं? आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो खुद भ्रष्ट हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, चार्जशीटेड हैं, चार्जेस फ्रेम्ड हैं, आय से ज़्यादा अधिक जो है, मतलब उसका जो है चला हुआ है, डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स की केस चला, उनका चला हुआ है। वो लोग आरोप लगा रहे हैं, और उसका मतलब ये है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये आपने देखा है। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई आरोप कोई सिद्ध आज तक हुआ नहीं। जिनके सिद्ध हो गए, जिनके चार्जेस फ्रेम हो गए, वो लोग ये लगा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन कोई हरियाणा में कांग्रेस सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं। कैसे आप ये कह सकते हैं? तमाम ऐसे लोग, अवतार सिंह भड़ाना, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह जो छोड़कर भारतीय जनता पार्टी जा चुके, सबसे ज्यादा तो आप पर आरोप आपके पुराने कांग्रेसियों नहीं लगाए। मैं बीजेपी और चौटाला और उन सब के आरोपों पर तो जा ही ना रहा हूं। मैक्सिमम बातें, मतलब यहां तक लोगों ने कह दिया कि साहब आप लैंड डील करने के प्रोफेसर हैं, आप मास्टर हैं लैंड डील करने के। अब ये सारे पॉलिटिकल आरोप है, मैं इस पॉइंट को समझ रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम सबसे ज्यादा आपके साथियों ने आप पर आरोप देखो, निराधार बात है। हाँ। जो साथी रहे 10 साल जी, आज 10 साल तक तो उनको ये आरोप दिखाई नहीं दिए। हाँ। ये कमी दिखाई नहीं दिए। हाँ। जब पार्टी छोड़ गए, हाँ, तो ये बातें उनको दिख रही हैं। आप सब समझते हैं ये तो स्वार्थ की बातें हैं। अब आपने कहा कि कोई साथी ये भी आरोप लगा रहा है, और मैंने कई दफा कहा है, हाँ, असेंबली के फ्लोर पे कहा है। वो एक आधा साथी कह देता है कि जमीन जो है बिल्डरों को दे दी,
मैंने उनको कहा है भाई आप कोई भी एकड़ की बात नहीं करता मैं, 1 इंच भी जमीन का नाम दो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में एक्वायर होके किसी बिल्डर को दी हो, मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन सब निराधार आरोप है क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं, जैसे मेरे पास एक रिसर्च का कागज है, भड़ाना अक्यूजेस हुड्डा ऑफ ब्लैकमेलिंग सोनिया ओवर वाड्रा लैंड डील। अब ये कोई एक वो है, अब ये सब क्यों, मतलब मैं ये जो इसका अगर हिंदी अनुवाद करूं, इसका मतलब ये है कि अवतार सिंह बढ़ाना आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप सोनिया गांधी को भी ब्लैकमेल कब लगा रहे हैं, जब कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर दिया। 10 साल तक ये रहे, कोई बात नहीं, हालांकि व्यक्तिगत बात नहीं मैं करता, ये सिर्फ जो है ये मीडिया क्रिएशन है, क्योंकि एक व्यक्ति एक प्रमुख नेता के रिश्तेदार हैं तो वो निशाना कोई और है, बातें उसको करते हैं। जहाँ तक सवाल है इनका, जो बात कही आपने, क्या क्या इशू है, सरकार की नीति है, हमने किसी का कहीं फेवर नहीं किया। सरकार की कोई, आप जमीन खरीदेंगे किसी से, ए से और बी खरीदेगा, तो सरकार की क्या जिम्मेवारी है कि उसकी स्टाम्प ड्यूटी पूरी होनी चाहिए। आप लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो क्या जिम्मेवारी है, लाइसेंस फीस पूरी होनी चाहिए। आपका ए से और बी के बीच में क्या लेन देन हुआ उसका सरकार का कोई वास्ता नहीं है। तो ये कोई निराधार बातों का कोई वो नहीं है। एक व्यक्ति, आपके लोग मतलब बार बार रॉबर्ट वाड्रा का नाम उठता है। मैंने तो कहा था, कब कहने लगे, जब पार्टी छोड़ चुके हैं या पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। जो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हो वो ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं बताऊं कौन व्यक्ति कह रहे हैं, वो या तो खुद जो चुनाव हार गए हैं या जिनकी राजनीतिक भूमि जो है वो खिसक चुकी है और वो अपनी जो है राजनीतिक भूमि तलाश में, धरातल की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। उन बातों को मैं आपसे आज ये पूछना चाह रहा हूँ, ये क्यों आप पर आरोप लगा, बना और आगे बढ़ा कि आप लैंड डील करने के मास्टर हैं? ये तो उनके निराधार नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं तो नहीं जानता हरियाणा के गवर्नेंस के बारे में, और इस बात को मैं कैमरे पर स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो पत्रिकाएं, अखबार में, मैगजीन्स में छपा, उसमें कवर स्टोरीज तक छपी कि साहब लैंड डील करने के मास्टर है। लैंड डील का सरकार का क्या मास्टर है? मैं वही कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ उनके आधार पर आपसे प्रश्न पूछ मैं तो उनका तो आधार तो पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं है। अब रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम लिया, सुप्रीम कोर्ट तक ये उनका जा चुके, PIL जा चुकी, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर चुके, एक जुडिशियल उस बात में आ चुके। लेकिन वो क्योंकि एक व्यक्ति किसी खास व्यक्ति के रिश्तेदार हैं, वो टारगेट किसी को बना दें, जो कोई भी आधारहीन बातें हैं ये सारी। अब विकास का नाम को ये आरोप में बदलना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, मैं खुद पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने इस मुल्क में लैंड एक्विजिशन बिल पर बहुत बहस हुई है, मैंने बहुत काम किया, बहुत कार्यक्रम किए। एक समय में हरियाणा के मॉडल को बहुत बेहतर माना गया। दिक्कत यह है कि आपके लैंड एक्विजिशन की सोच पर कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन इस पर आपको लेकर बड़ी चर्चा होती कि आप लैंड डील्स करवा देते हैं। अब झूठे आरोपों का तो कोई नहीं, आप कोई भी किसी आपको सर कहीं पर ये लगता है कि ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है कि अगर आप, मुझे अच्छी तरह से याद है कि सोनिया गांधी ने AICC के एक सेशन में आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर आपके लैंड एक्विजिशन पर होने वाले काम का AICC के सेशन में जिक्र किया था। ये सब बातें तो तथ्य है, मैं कोई आपसे गॉसिप नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन फिर ये परसेप्शन सर, ये धारणा क्यों बनी कि आपने वो काम नहीं किया लेकिन लैंड डील जरूर बता रहा हूं, झूठे आरोपों का कोई राजी में तो कहा, चैलेंज किया है असेंबली में, क्या भाई 1 इंच तो कहीं बताओ, सिर्फ निराधार झूठ के सिवाय और कोई बात नहीं है। अब भी एक पार्टी ने ज्ञापन दिया गवर्नर साहब को, उन्हें कई बात कही, और मैंने जब मेरे को आई खबर, मैंने उस समय कहा था कि भाई मैं इनके ऊपर जो है झूठे को झूठे घर तक छोड़ के आऊंगा और सिविल और क्रिमिनल जो है डिफेमेशन का सूट जो है फाइल करूंगा। उसका मैंने नोटिस भी दे दिया है, या तो 1 महीने में वो अपनी इस बात को माफी मांगेंगे, नहीं कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, और सिद्ध करूंगा मैं झूठे को झूठे घर तक छोड़ के जाऊंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये सब बेसिकली आपके विरोधियों ने बार बार कैंपेन बनाया? ऐसा है कि कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई व्यक्ति आके ये कह सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कभी 1 पैसा दिया? अरे मैंने तो उनकी लूट बंद की है। आप जो हमारी सरकार आने से पहले क्या रिवाज था, पूर्व मुख्यमंत्री जो आरोप लगा रहे हैं, जहां जाते थे नोटों की माला पहनते थे मुख्यमंत्री के रूप में, हमने ये रिवाज खत्म कर दिया। रैली और थैली का रिवाज खत्म कर दिया, एक सम्मान की पगड़ी का रिवाज चलाया हरियाणा में। तो आप समझते हैं उनको तकलीफ हो रही है, बिकॉज दे आर द मेन लूजर।
एक और बात यहाँ पर, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपको मैंने कहा कहीं पर वही मैं बार बार इसी पर, क्योंकि आप जानते हैं सियासत में समय, टाइमिंग, धारणा, परसेप्शन, बहुत आप पुराने सियासतदान हैं और सब चीज़ें आप जानते हैं, समझते हैं, ये बहुत मैटर करती। क्या आपको लगता है कि ये कैंपेन था जो बार बार बड़े तरीके से आपके खिलाफ बनाया गया कि साहब आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और देखिए आप ये नहीं आज कह सकते कि सबने कर दिया, सब मीडिया गलत है, कहीं ना कहीं पर तो वो स्टोरी लगातार छप रही थी। कोई भी आरोप था, मान लो हाँ, श्री ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, आरोप उनके ऊपर लगे तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, सीबीआई की इंक्वायरी हुई, तो आज तक कोई क्यों नहीं गया कोर्ट में? अगर कोई मेरे ऊपर आरोप है तो क्यों नहीं कोर्ट में गया, क्यों नहीं सिद्ध करते? क्यों, क्या उनको तकलीफ है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। अब आपको सरकार तो उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, लोग गए, वो उनकी सरकार थी, लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, सीबीआई की इंक्वायरी हुई, और उन्हीं के समय में सारे आदेश हुए जब वो मुख्यमंत्री थे। और इसी प्रकार से आज खुला है ये, किसी के ऊपर भी कोई आरोप लगाना आसान है, लेकिन क्यों नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं। आपका लोकायुक्त है, क्यों नहीं कोई लोकायुक्त में गया हमारे खिलाफ? तो ये आपके सामने है, ये तो खुला है, लोकायुक्त में तो आप भी जा सकते हैं, कोई जिसका भी जो भी आरोप लगा हुआ जा सकते हैं। एक मैं जवाबदेह हूँ लोकायुक्त को, लेकिन ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है, निराधार बात है। और निराधार बात है क्योंकि उनके समय का अचीवमेंट लोगों को पता है, उनके समय क्या माहौल था प्रदेश में, फिरौतियाँ मांगी जाती थी जेल से, कोई सब सुरक्षित थे, अपने आप को सुरक्षित कोई महसूस नहीं कर रहा था, इंडस्ट्रीज छोड़ के जा रहे थे, जबकि ये इनेलो और भाजपा की सरकार थी यहाँ 2005 से पहले। एक माहौल था, एक अनिश्चितता का माहौल था, एक भय का माहौल था। वो ऐसे माहौल में मेरे को जब 2005 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और मेरे को सेवा का मौका मिला, तो मैंने एक भाईचारे का माहौल भी बनाया, प्रदेश को विकास के रास्ते पे लेके गए हम, और यही कारण है 14वें नंबर से आज हरियाणा नंबर 1 पर पहुंचा है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं जो है, जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे लोकसभा के चुनाव में, तो मैंने खुद उनका स्वयं भाषण सुना, उत्तर प्रदेश में दे रहे थे, और वो ये कह रहे थे किसी भी प्रदेश का जो है विकास का पैमाना, प्रमुख पैमाना जो है वो प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का है। और उत्तर प्रदेश वालों कह रहे थे कि यहाँ उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 33,000 रुपए है, और मुकाबला गुजरात से कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम में गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये तो आपको सबको पता है कि आप के खिलाफ नारेबाजी हो गई नरेंद्र मोदी के इवेंट में। मैं पहले मेरी बात का पूरा सुना। हाँ। वो गुजरात से मुकाबला कर रहे थे, उन्होंने कहा, मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव, उन्होंने कहा कि मेरे गुजरात की प्रति व्यक्ति आय 75,000 रुपए है, हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1,35,000 है। तो आपके सामने है, 4 प्रमुख पैमाने होते हैं किसी भी प्रदेश के विकास के, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, प्रति व्यक्ति प्लान बजट का खर्चा, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन। जिस दिन हमने सत्ता में संभाली कांग्रेस पार्टी ने, मेरे को सेवा का मौका मिला, प्रदेश का प्लान बजट, 2 किस्म के बजट होते हैं, एक नॉन प्लान बजट, एक प्लान बजट। प्लान बजट कुल 2300 करोड़ रुपए का था, 2,300 करोड़ का, और रिसोर्सेज मोबिलाइज कितने हुए, 2108 या 2100 करोड़ रुपए के करीब जो है विकास में पैसा लगा। आप नरेंद्र मोदी को कोट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के मेरी बात प्रोग्राम में आप पूरा तो होने दो मेरा। और अब के जो प्लान बजट किया है, हमने पेश किया है अपने प्रदेश का 32,700 करोड़ रुपए का, कहाँ 2300 करोड़ रुपए, कहाँ 32,700 करोड़ रुपया। आप खुद इस बात से अंदाजा लगाते हो सकते हो कि हरियाणा कहां से कहां पहुंचा। अब आप बताइए क्या बात पूछ। मैं बात ये पूछ रहा था, आपने नरेंद्र मोदी ने अपने रैलियों के दौरान लोकसभा में जिक्र किया हरियाणा का, आपने उसका जिक्र किया, फिर ये आपके खिलाफ नारेबाजी नरेंद्र मोदी के इवेंट में क्यों हो गई? आपने कहा कि उसके बाद मैं कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति में नहीं आऊंगा जहां पर मुझे मंच जो है शेयर करना पड़े नरेंद्र मोदी के साथ। नहीं, ये मैंने व्यक्तिगत बात कभी नहीं कही। हाँ, मैंने जो कही मैं बताता हूँ आपको। हाँ, कि ये सरकारी कार्यक्रम था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, एक रोड का शिलान्यास रखने प्रधानमंत्री जी गए थे, और वहाँ पर मैं प्रजातांत्रिक तरीके से चुना गया हूँ, प्रजातंत्र में यकीन रखता हूँ, और क्योंकि मेरे पिताजी भी मतलब स्वयं संविधान बनाने वालों में से एक थे,
एक ऐसे परिवार से हूँ, मैं स्वतंत्र सेनानी परिवार से हूँ, तो इनकी मेरी गरिमाएं अपनी जो है प्रधानमंत्री पद की गरिमाएं, मैं प्रधानमंत्री पद का भी सम्मान करता हूँ, प्रधानमंत्री का भी करता हूँ। और ये किसी भी प्रदेश में कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद एक पार्टी का नहीं होता है व्यक्ति, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है। सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जाएंगे तो वहाँ मुख्यमंत्री वहाँ जाएंगे। तो शिलान्यास करने गए, मैं गया था वहाँ, और ये नहीं है कि मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को 2 दिन पहले ये इंटेलिजेंस की खबर थी कि वहाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम था। लेकिन कि मैं प्रजातंत्र में यकीन रखता हूँ, मेरे को ये यकीन नहीं था कि भी प्रधानमंत्री की हाजिरी में प्रधानमंत्री की गरिमा का भी ये ख्याल ये पार्टी नहीं रखेगी, और उन्होंने ऐसा वहाँ किया। ठीक है, फिर भी आप गए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको इंटेलिजेंस की जानकारी थी और फिर भी आप गए? फिर भी गया, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री प्रजातंत्र में यकीन रखता हूँ। उसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर, क्योंकि वो कार्यक्रम तो सरकारी था, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे तो गैर कांग्रेस सरकारें जहाँ पे थी देश में, वहाँ पे वो ऐसे कार्यक्रमों में जाते थे, सरकारी कार्यक्रम में, वहाँ का मुख्यमंत्री भी होता था। तो कहीं भी सरकारी कार्यक्रम का राजनीतिकरण नहीं किया गया, तो यहाँ राजनीतिकरण किया गया। मैंने ये कहा भाई अगर इस पार्टी का यही रवैया रहा तो आगे हम ऐसे कार्यक्रम में जाएंगे, व्यक्ति की किसी की बात नहीं की। ठीक है, लेकिन एक बड़ा गंभीर चार्ज है, जैसे मैंने एक हिस्से में कहा कि भाई करप्शन का चार्ज क्यों लगता है आपके ऊपर बार बार। दूसरा बड़ा मसला है कि कांग्रेस को ये एकजुट नहीं रख पाए। ये कांग्रेस ही आपसे इतना क्यों नाराज हो गए? नहीं, कोई कांग्रेस, जिसकी भी कांग्रेस में आस्था है वो कांग्रेस से नाराज नहीं है। जो अपने स्वार्थ, हरियाणा कांग्रेस में सर लेजेंड है गुटबाजी का, बल्कि वैसे ही कांग्रेस में लेजेंड है हरियाणा। कौन सी पार्टी में नहीं है? हाँ, कौन सी पार्टी में? मेरी बात सुनिए, प्रजातंत्र है ये। हाँ, कांग्रेस प्रजातांत्रिक पार्टी है। देखो, विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं है। हम कांग्रेस पे जितने मतभेद और मतभेद इतना हुआ कि लोग पार्टी छोड़ के चले गए। जितने पार्टी, चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ के चले गए। मेरे मतभेद की वजह से नहीं छोड़ा, लेकिन पार्टी उन्होंने जिसने भी छोड़ा अपने स्वार्थ की वजह से छोड़ा। मैं बता चुका, उन व्यक्तियों ने छोड़ा है। उन लोगों ने पब्लिक मीटिंग में सर आपके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था जब आप वो पार्टी में थे। जो स्वयं चुनाव हार गए 10 साल के बाद बोलेंगे तो क्या है? जो लोग खुद स्वयं चुनाव हार गए, जिनकी राजनीतिक भूमि खिसक चुकी थी, वो अपनी राजनीतिक भूमि की तलाश में, धरातल की तलाश में घूम रहे हैं। और कोई मतलब सिर्फ केवल स्वार्थ के लिए, कोई कांग्रेस में नहीं। इतने सारे लोग कहते हैं कुमारी शैलजा आपके खिलाफ, किरण चौधरी आपके खिलाफ, चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी छोड़ के एक बात बताइए, बहुत लंबी लिस्ट है सर। लंबी लिस्ट नहीं है। अब जो मेरे खिलाफ होगा तो मंत्रिमंडल में कैसे रहेगा? ये सब कहने की बात है। विचारों का कभी कभी मतभेद हो, आप और मैं बैठे हैं, कोई नहीं, जो ये जरूरी नहीं है कि आप जो बात कहेंगे मेरे को मंजूर होगी। हम बात कर सकते हैं, विचारों का मतभेद हो सकता है, फिर आप मीडिया में उसको कुछ भी किसी तरह की शेप उसका दे दो। लेकिन आप एक बहुत सीनियर लीडर थे, उम्मीद तो हमेशा के साथ आपकी लीडरशिप में सारे लोग एक साथ रहे। ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने दबी जबान बाद में इधर कहना उधर कहना। मैं बता चुका हूँ, असलियत यही है कि सब हम एक साथ चले हैं और एक साथ रहे। जब चुनाव होता है पार्टी एक होती है, और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि इस प्रकार से कौन सी पार्टी चुनाव के आसपास भगदड़ मचती है। जिसका स्वार्थ होता है छोड़ते हैं। 2009 में भी यही हुआ था। जो उस समय के दिग्गज नेता थे कांग्रेस में, अपने आप को बताते थे मैं सबसे बड़ा दिग्गज नेता हूँ, जो 11 साल मुख्यमंत्री रहे, ठीक 2009 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए चौधरी भजन लाल। और उसका नतीजा क्या हुआ? पहली दफा जो है कितने साल के 72 के बाद पहली दफा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार दूसरी बार बनी, किसी भी पार्टी की दूसरी बार बनी। नहीं तो हरियाणा में तो रिवाज था एक बार वो, एक बार दूसरे। और अब के जो है कुछ साथी छोड़ के गए हैं। कार्यकर्ताओं से आप बात करो, वो कहते हैं गुड रिटर्नेंस, क्योंकि उनके रास्ते रोके हुए थे लोगों ने। और आप देखेंगे कि तीसरी बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, वो नहीं, वो तो आपका चुनाव है, आपका पूरा अधिकार है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर जो दुर्गति हुई है उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि कांग्रेस के कुछ नेता
अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के नेताओं को संभाल नहीं पाए, जमीन से एक दूसरे को जोड़ नहीं पाए। इसमें केंद्रीय लीडरशिप की बहुत बड़ी विफलता है। वैसे वरना 50 सीट से कम की कांग्रेस पार्टी आज नहीं होती लोकसभा में। और आप पुराने पॉलिटिशियन, आप कोई आज के युग से आए हुए नहीं है, लेकिन आप लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जब लोकसभा में कांग्रेस, एक मिनट सर, जब लोकसभा में इतना खराब परफॉर्म करती है कांग्रेस, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपके लोग इतना नाराज हो जाए कि आपके खिलाफ पब्लिक रिबेलियन हो, लोग भाषणबाजी करने लगे, माइक, चाहे उनका कोई भी स्वार्थ हो, कोई तो कारण होगा कि आप मैनेज नहीं कर पाए स्थितियों को। देखिए, ये बात आपकी ठीक है। जो कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी, हाँ, वो चुनावी नतीजे नहीं आए, हाँ, तो हमने कारण टटोलने की कोशिश की। और मैं कह सकता हूँ, मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ राजनीति से, और एक राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ हूँ, एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे दादा भी राजनीति में थे, मेरे पिताजी भी थे, मैं भी हूँ, बचपन में खुले। मैंने उनके संस्कारों में 3 चीज़ मेरे को मिली हैं कि राजनीति में आने का मकसद क्या है, जनता की सेवा। वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे जब मेरे बुजुर्ग, जब कोई उनको ये नहीं रहता भाई कोई MP बनेगा, कोई बनेगा, जनता की सेवा। और उसके लिए क्या उन्होंने पैरामीटर हमारे को बताए हैं, 3 पैरामीटर होते हैं कि लोगों की दिल की भावना समझो, कोई भी काम करने से पहले लोगों के दिल की भावना समझो, लोगों के चेहरे पहचानो, लोगों से आंखों में आंख मिला के बात करो, और जिस पे ये 3 पे हो उसमें फैसला लो। तो राजनीति का ये तजुर्बा है मेरा। ये हमने कारण पूछने की कोशिश की। तो जो आप कह रहे हो ना कि ये हो गया, कांग्रेस की कमी थी, ये थी, ये सब चलती रहती है, लेकिन असली जो कारण था, जो कांग्रेस का ये नतीजा हुआ, देश में भारतीय जनता पार्टी का इतना भारी बहुमत मिला, तो मैं कारण ये था कि किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे वोट नहीं दी, एक व्यक्ति विशेष का के हित में वोट दी, क्योंकि ऐसा माहौल बनाया गया। आप लोग अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं? माहौल, मैं बता, मेरी बात तो कंप्लीट होने मैं, एक माहौल बनाया गया एक देश में और खास तौर पे उत्तर भारत में, कि एक व्यक्ति विशेष के हाथ में जादू की छड़ी है। अगर वो सत्ता में आ गए तो सब चीजों का समाधान उनके हाथ में होगा। मतलब डीजल सस्ता हो जाएगा, दूध सस्ता हो जाएगा, किसान को स्वामीनाथन का भाव मिल जाएगा, या जो हमारी कमेटी थी उसका मिल जाएगा, ये हो जाएगा, गैस बिल्कुल वो हो जाएगी। तो इस किस्म का, क्योंकि महंगाई जो है वो मुख्य मुद्दा था, इसमें कोई दो राय नहीं। महंगाई से लोग परेशान थे, लेकिन हुआ क्या 3 महीने में? आखिरी मेरी बात नहीं, बात सुनिए, नहीं कंप्लीट करने दीजिए मेरे को भाई। ये आपने सवाल पूछा था, जवाब तो मेरा देने का अधिकार है। नहीं, पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। तो हुआ क्या 3 महीने में? 3 महीने में क्या हुआ? पहला फैसला किया, तेल डीजल बढ़ा दिया। दूसरा, रेल का भाड़ा, गरीब आदमी की तो सवारी रेल है, उसका भाड़ा इतना बढ़ा दिया। चीनी का भाव बढ़ा दिया। और क्या नाम, अब जो है गैस का भाव बढ़ा के फैसला रख के अलग कर दिया, लागू करेंगे। जो महंगाई का रोकने की तो बात छोड़ो, कम करने की तो बात छोड़ो, रोकने का भी प्रयास नहीं करा। और जो आशाबंदी थी, जो एक किस्म से पूरे देश में था, बहुत बनते ही सब कुछ हो जाएगा, जादू की चिड़िया आएगी, वो निराशा में बदल रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। मेरा पड़ोसी प्रदेश है उत्तराखंड, वहां पर जब लोकसभा के चुनाव हुए, कोई सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं आई। और 2 ऐसी थे जो पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, वो MLA थे, वो सांसद चुने गए, उनकी सीट खाली हो गई। भारी बहुमत से वो अपने उसमें असेंबली सेगमेंट में जीत के आए। लेकिन अब उपचुनाव हुआ तो तीनों जो है कांग्रेस पार्टी जीती, वो अपनी सीट भी हार गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है आशा निराशा में बदल रही है। ठीक है, मैं बस सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे मेरा जो आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया। एक माहौल जो देश में बनाया गया, वही कारण था भारतीय जनता पार्टी। ये माहौल स्वाभाविक हरियाणा में नहीं, स्वाभाविक हरियाणा में नहीं बना, इसलिए आप लोग की वहां पर लोकसभा में दुर्गति हुई कांग्रेस पार्टी की। मेरा सिर्फ ये कहना है कि लोग कहते हैं कांग्रेस वक्त के साथ कमजोर होती गई। अगर आज 2 नेता भी किसी भी कारण से कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, या हरियाणा में कांग्रेस कमजोर हुई है, आप कितना रिस्पॉन्सिबल है? ऐसा है, मैंने वो भी समय देखा है, भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, हाँ, आज इतने हैं, हाँ, तो कांग्रेस के तो 44 आए हैं। और किस तरह से लोगों को गुमराह किया गया, या लोगों को एक सपना दिखाया गया, वो सपना टूटता है। आप देखना, देश को एक और मजबूत कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लोग फिर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ये मेरा तजुर्बा है।
ठीक है, लोग फिर कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। इसी बात पर मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब बहुत पुराने सियासतदान हैं और 10 वर्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले दिल्ली की सियासत और राजनीति समझते हैं। लेकिन ये भी साथ में हकीकत है कि बीजेपी की लोकप्रियता, सियासत में एक हनीमून पीरियड होता है, वो अपने शबाब पर है। बीजेपी इसका सबसे ज्यादा लाभ उठाने की कोशिश करेगी और अगर हरियाणा में नतीजे पलटते हैं, अगर एक कमजोर पिटी हुई कांग्रेस सर उठाकर खड़ी हो जाती है, तो वो मेरे हिसाब से तकरीबन एक चमत्कार होगा सियासत का, जिसका हम सब 19 अक्टूबर की तारीख के हिसाब से इंतजार करेंगे। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।